सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, सोनिया सिंह। हमारे इस खास प्रोग्राम में बात एसआईपी और एनपीएस में इन्वेस्टमेंट की। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और एसआईपी क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, ये जानना बहुत खास है। इसके साथ ही एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, आप चाहें तो एसआईपी के ज़रिए म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन पैसे जमा कर सकते हैं। एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है जहां आप अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड स्कीम में रेगुलरली एक रकम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या है एसआईपी और एनपीएस का आइडिया और क्या है इसके फ़ायदे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। जाने माने इकोनॉमिस्ट और सीए मौजूद हैं, शरद कोहली साहब, स्वागत है आपका। और साथ ही मौजूद हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानर और साथ ही सीए अमित सौरभ, स्वागत है। शरद जी, आपसे शुरुआत करेंगे जी। अगर हम एसआईपी की बात करें, स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, मार्केट कभी इतना ऊंचा होता है कि लगता है कि और ऊंचा जाएगा, और कभी जैसे ही हमने इन्वेस्ट किया इतना नीचे आ जाता है कि लगता है कि जितने पैसे डाले थे अरे गलत टाइम पर डाल दिए। तो इसके इस बात के जरिए हम दर्शकों को अगर समझा सकें कि एसआईपी क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर आप हमें बताएं। देखिए, एसआईपी जैसा आपने कहा कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, और एसआईपी को जब हम एक शब्द की तरह बोलते हैं, एक वर्ड की तरह, तो सिप निकलता है। तो आप अगर गरम गरम चाय लें और उसको पूरे के पूरे प्याले को गरम गरम अंदर डालेंगे, तो कुछ लोग तो पी लेते हैं, पर ज़्यादातर लोग ये कहेंगे भाई मुंह जल गया या पेट जल गया या जो भी हुआ। वहीं आप चाय को पीने का तरीका होता है, आप सिप करके पीते हैं। तो सिप क्या है, थोड़ी थोड़ी करके, बस इसी से ये सिप समझ लीजिए निकला है। मैं ये नहीं कहता कि सिप शब्द इससे निकला है, कि आप जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप 1 लाख शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं, तो एक तरीका तो है आपने उठाया 50,000 एक बार में लगा दिया, 50,000 एक बार में लगा दिया, या 1 लाख रुपया पूरा का पूरा एक बार में लगा दिया। वो भी किसी के कहने पर, किसी ने सलाह दी भाई यहाँ लगा दो, भाई वहाँ लगा दो, इसको हम हियर एंड से एडवाइस कहते हैं, और उनसे सुनी सुनाई पे आपने लगा दिया। और जब आपने लगाया उस समय ये हो सकता है कि म्यूचुअल फंड, खासकर जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है या शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट लगा रहे हैं, उस समय मार्केट बहुत ऊंचाई पर हो, और चढ़ती हुई मार्केट में हर एक का मन करता है कि इसमें पैसा लगा दो, पर कब वो मोड़ मुड़ जाए ये मालूम कभी नहीं होता है। हो सकता है आपने जब लगाया हो तो मार्केट बहुत ऊंची हो, और जैसे ही आपने लगाया, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं सोनिया के, हमने पैसा लगाया, मार्केट को कैसे पता लग गया कि हमने पैसा लगाया, उसके बाद वो मुड़ गई नीचे को। नहीं, और जब भी मैं लगाता हूं तभी मार्केट नीचे आती है। वही मेरा यही मतलब था, यही मतलब कि जैसे ही मैंने लगाया मेरी तो किस्मत ही खराब है वगैरह वगैरह, लोग अपनी कोई किस्मत को कोसता है, कोई कुछ। तो इसी का तरीका, इससे निजात पाने के लिए तरीका निकाला गया, जिसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, कि आपने जो पैसा लगाना है उसको आप सारे के सारा एक मुश्त ना लगाइए, आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। 2 तरीके की एसआईपी की सोनिया मैं आपकी इजाजत से बात करना चाहूंगा, एक शेयर मार्केट की और एक म्यूचुअल फंड की। पहले मैं शेयर मार्केट की बात कर रहा हूं, कि आपने जो पैसा लगाना है उसको आप थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। अब सवाल उठता है थोड़ा थोड़ा क्या हो और कितनी गैप पे लगाया जाए। तो आप 15 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, कोई भी एक अपने आप से एक डिसिप्लिन सेट कर सकते हैं कि मैं हर 15 दिन बाद, हर हफ्ते बाद, हर महीने इतना पैसा लगाऊंगा। तो जब हम 1 लाख का एग्जाम्पल लिया, मैं उसी पर रहता हूं, और मैं मानता हूं कि ये साहब जो 1 लाख लगाना चाहते हैं, ये क्या करते हैं कि हर महीने ये सोचते हैं कि मैं 10,000 रुपए लगाऊं, मैं 10 महीने में 1 लाख लगाऊंगा, मैं एक साथ नहीं लगाऊंगा। अब 10 महीने शेयर मार्केट के लिए एक अच्छा खासा लंबा पीरियड होता है। इस दौरान क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई। मार्केट का तो ये नेचर है, मार्केट तो इसी तरीके से चलती है। तो उन शख्स का, उन साहब का जो पैसा था, वो कभी तो बढ़ी हुई मार्केट पे लगा, कभी घटी हुई मार्केट पे लगा, कभी खड़ी हुई मार्केट पे लगा, कभी बहुत ज़्यादा घटी हुई पे लगा, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई पे लगा। कुल मिला के 10 महीने में उन्होंने देखा कि मैंने मार्केट के लगभग हर मूड पर पैसा लगाया। तो अब जब आप पैसा लगा रहे हैं, और खासकर हम यहाँ बात कर रहे हैं सोनिया उन
निवेशकों की, हमारे इस बात पे दर्शक ध्यान देंगे जो कि लंबे वक्त के लिए रहना चाहते हैं। हम देखिए शॉर्ट टर्म की बात नहीं, लंबे वक्त मेरा मतलब है आप 3 से 5 साल 7 साल का नजरिया रख के चलें। तो आपने 10 महीने में पैसा लगाया तो आपने मार्केट के अलग अलग लेवल्स पर पैसा लगा दिया। उससे आपको फायदा क्या होगा कि जो पैसा आपका नीचे के लेवल पे लगा है और जो ऊपर के लेवल पे लगा है, आपका वो एवरेज आउट हो जाएगा। तो उससे आपको जो लॉन्ग टर्म में नफा होने वाला है, जो उससे प्रॉफिट होने वाला है, जो लंबे वक्त तक रहने में, वो आपका जो नफा है, मुनाफा है, वो ज्यादा से ज्यादा निकल कर आएगा। और आपने कोई भी ऐसा, आप कभी भी नहीं कह पाएंगे कि मैंने सही वक्त पे लगाया या मैंने गलत वक्त पे लगाया, क्योंकि आप तो हर महीने ही लगाते रहे, हर महीने ही मार्केट का मूड अलग अलग तरीके से था। ऐसा बहुत कम होता है सोनिया, मैं ये बताना चाहूंगा दर्शकों को कि ऐसा बहुत कम होता है कि मार्केट 10 महीने तक एक ही लेवल पे खड़ा रहे। ऐसा कभी मैंने सुना नहीं मार्केट की इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री में। तो ये तो हुआ स्टॉक मार्केट में एसआईपी का। अब हम आते हैं म्यूचुअल फंड की एसआईपी, जो जिसको कि वाकई जहां से ये कॉन्सेप्ट चलकर आया है। और म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी जो एएमसीज होती हैं, जिसको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जो म्यूचुअल फंड को चलाती हैं, वो एसआईपी निकालती रहती है। मान लीजिए वो कहती है, कोई शख्स कहता है कि मैं हर महीने का 5,000 दे सकता हूं, कोई कहता है मैं हर महीने का 10,000 दे सकता हूं। वो आपके लिए 500 रुपए तक भी आप शुरू हो सकते हैं। तो आप उसके लिए टर्म फिक्स कर लीजिए, हर महीने ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन हर महीने आपके अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा और वो म्यूचुअल फंड में जाएगा, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड फिर शेयर मार्केट में ही पैसा लगा रहे हैं, या हो सकता है हाइब्रिड है तो कुछ शेयर मार्केट में, कुछ डेट मार्केट में लगा रहे हैं, पर वो धीरे धीरे करके पैसा लगेगा। तो जो एनएवी आपकी निकल के आती है, जिसको हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, ये वो वैल्यू होती है जो कि आपके लगाए पैसे को बताती है कि अब वो कहां तक पहुंचा है। मान लीजिए 10 रुपए का एनएफओ या न्यू फंड ऑफर था और अब वो 15 रुपए का हो गया है, तो इसको हम एनएवी कहते हैं। तो एनएवी घटती बढ़ती रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपका पैसा एक तो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से आपकी सेविंग होती जाएगी, क्योंकि होता क्या है सोनिया, इसमें अक्सर लोग कहते हैं भाई इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, तो पैसा कहां से लगाएं। हम किसी को सलाह देते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए, वो सीधा जवाब देते हैं भाई कुछ बचता तो है नहीं, कुछ बचे तो इन्वेस्ट करें ना। पर एसआईपी आपसे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से वो डेबिट करता रहेगा, जैसा आपने इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसी के अनुसार, उसी के हिसाब से। अब वो आपका पैसा धीरे धीरे लग रहा है। और मैं ये यहां पर बताना चाहूंगा कि इस समय 20 से 25 हजार करोड़ हिंदुस्तान में एसआईपी में कलेक्शन हो रही है। टोटल म्यूचुअल फंड कलेक्शन अगर 40-45 हजार करोड़ के बीच में है एक महीने की, उसमें से 20 से 25 हजार करोड़ अब एसआईपी के जरिए हो रही है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग अब ये समझ रहे हैं कि अगर हमें म्यूचुअल फंड का पूरा फायदा उठाना है और हमें म्यूचुअल फंड में वाकई घुसना है, म्यूचुअल फंड को पूरा इस्तेमाल करना है, तो हम एक साथ पैसा तो पता नहीं कब जाके जमा होगा, हम ये थोड़ा थोड़ा कर इसमें लगाते जाएं। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी एक इन्वेस्ट करने का नाम नहीं है, इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। मतलब आप एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप थोड़ा थोड़ा, तो थोड़े थोड़े इन्वेस्ट करके करने को और रेगुलरली करने को हम एसआईपी कहते हैं। और मैं समझता हूं सोनिया, मेरा जो तजुर्बा कहता है पिछले 10-15 साल का, कि जिन लोगों ने एसआईपी के जरिए किया है, ये आंकड़ा शायद आज तक, ये स्टैटिस्टिक्स कभी रिकॉर्ड पे आई नहीं, मैं आज इसको बताता हूं क्योंकि मेरी अपनी टीम द्वारा और मेरे द्वारा निकाला गया है। उसमें से करीब 60 से 70% लोगों ने ज्यादा पैसा कमाया, बजाय उसके कि जो लोग म्यूचुअल फंड्स में एक मुश्त पैसा लगा रहे थे, यानी कि एक साथ पैसा लगा, उन्होंने भी कमाया, ऐसी बात नहीं है। पर एसआईपी वालों ने एक तो रिस्क को स्प्रेड कर दिया, जो आपको खतरा होता है कि पैसा डूब ना जाए, हमारी इन्वेस्टमेंट कम ना हो जाए, एक तो उस खतरे को कम कर दिया, दूसरा रिटर्न भी उन लोगों ने ज्यादा जनरेट किया। ये स्टैटिस्टिक्स निकल के सामने आई और मुझे लगता है एएमसीज भी अब इसको बहुत बढ़ावा दे रही हैं। उनको लगता है कि उनको भी ग्राहक ढूंढने अब आसान है और सेविंग्स एक अच्छी आदत है। और अगर आप थोड़ा थोड़ा करके बचा रहे हैं, बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो वो बूंद बूंद आपकी, और जिन लोगों ने सोनिया आज से 15 साल 20 साल पहले एसआईपी की थी, उनके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, मतलब किसी ने अगर अपने बच्चों की शादी करनी है, किसी ने एजुकेशन के लिए जमा करना है, किसी ने घर बनाने के लिए जमा करना है, किसी ने बच्चों को बाहर भेजना है उसके लिए करना है, जो भी आपकी ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरतें हैं, गाड़ी खरीदनी है, मुझे लगता है कि जो एसआईपी के ज़रिए एक कैपिटल बन गया है, कॉर्पस बन गया है लोगों का, उसमें बहुत मदद मिली है। और उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि कब उन्होंने मकान ले लिया, कब उन्होंने शादी ब्याह के लिए खर्च कर दिया, कब उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के, शायद आज अगर वो सोचते कि पैसा कहां से निकालूं तो वो नहीं कर पाते। तो वो एसआईपी को दुआएं देते हैं। सोनिया, मैं इस बात से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं शरद जी ने। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ दर्शकों के लिए। उन्होंने कहा कि 500 रुपये पर मंथ से भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, और इसकी खासियत ये है कि
कभी आप भूल जाएं महीने में अपनी एसआईपी भरना या कोई आपको याद दिलाए, बैंक को आप अपनी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और अपने आप वो जो अमाउंट है वो आपके बैंक से कट जाएगा। डिजिटल जो इकोनॉमी बेस्ड सिस्टम्स हैं ये, इसका यही फ़ायदा है कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। खासकर ये भी दो तीन चीज़ें हैं कि जो मार्केट वॉलेटिलिटी शरद जी ने बताई कि जो होती है उससे आप बच सकते हैं, क्योंकि आप हर महीने या हर क्वार्टर अपना पैसा डाल रहे हैं, कम अमाउंट डाल रहे हैं, इसलिए रिस्क भी कम है इसमें। और जैसा कि शरद जी की टीम ने भी रिसर्च किया कि 70% लोगों को फ़ायदा ज़्यादा हुआ है अगर वो एसआईपी करके उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, बजाय इसके कि उन्होंने एक मुश्त पैसा डाला हो। आपके पास आऊँगी मैं अब अमित की कंपाउंडिंग बेनिफिट्स क्या हैं? डिसिप्लिन अप्रोच रखनी चाहिए और डिसिप्लिन रखने से फ़ायदा होता है, ये तो शरद जी ने बता दिया। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी उन्होंने बता दी, लेकिन इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना होगा? सोनिया, ये जो अभी हम बात कर रहे थे और शरद जी ने ये सारी चीज़ें रिटर्न के बारे में बात करी, तो अगर, और ये एक लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो लंबे समय का एक तो एवरेजिंग आउट हो गया, वो एक एडवांटेज है। दूसरा, कंपाउंडिंग इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि एक जो 84 बॉन्ड बंदा है और एक 94 बॉन्ड बंदा है, एक 74 में बॉर्न आदमी है, तो अगर आज वो 10 साल के लिए पैसे लगाता है या 20 साल के लिए पैसे लगाता है या 30 साल के लिए पैसे लगाता है, मैं शरद जी से माफ़ी चाहूँगा कि मैं कुछ 1-2 साल नहीं, 10, 20, 30 साल की बात कर रहा हूँ, तो आपको कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट इसमें थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। तो अगर 10,000 रुपये हर महीने आप जमा कर रहे हैं, 10 साल तक आपने जमा किया, और 10 साल में आपने कितना जमा किया? 12 लाख रुपए जमा कर लिया आपने। अगर आप 20 साल कर रहे हैं तो 24 लाख जमा कर लिया। अगर 30 साल कर रहे हैं तो 36 लाख रुपए आपने जमा किया। अब पहले केस को मैं देखता हूं कि अगर 12 लाख रुपए आज आपने जमा किया, 10 साल के बाद एक सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट करता हूं कि 8% पे वो जो 12 लाख आपने जमा किया था, 10 साल के बाद उसकी वैल्यू लगभग 18 लाख रुपए बनती है। और यहीं अगर वो 10% के रेट से ग्रो करता है तो 18 की जगह वो शायद 20 लाख रुपए बन जाती है। यही अगर अब मैं दूसरा सिचुएशन पे आता हूं, जहां पे कि हमने 10 नहीं 20 साल के लिए जमा किया है पैसा, 24 लाख जमा किया है। अगर 24 लाख को मैं 8% पे कंपाउंडिंग के हिसाब से मैं देखता हूं, तो 20 साल के बाद ये 24 लाख लगभग 45 से 50 लाख रुपए तक बनता है। और यही अगर 8 की जगह 10% पे ग्रो करता है तो लगभग 70 लाख रुपए बन जाता है। अब तीसरे सिचुएशन पे मैं आता हूं, जहां पर कि 30 साल के लिए ये पैसे जमा किया 36 लाख रुपए। अगर 8% के हिसाब से मैं देखता हूं तो 30 साल के बाद ये 36 लाख मेरा लगभग 1 करोड़ 40 लाख बन जाता है 8% के रिटर्न पे। अगर ये रिटर्न मुझे कंपाउंडिंग जो है 10% की आती है, तो उस केस में 2 करोड़ के ऊपर मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू बन जाता है। और यही अगर 12% आ जाता है मेरा रिटर्न, एवरेज रिटर्न, तो ये वैल्यू 3 करोड़ के ऊपर चली जाती है। तो 36 लाख मैंने लगाया था, अगर 8% पे भी आता है, जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव मैं फिगर बता रहा हूं, तो 1 करोड़ 40 लाख के लगभग, 10% पे 2 करोड़ से ऊपर, अगर 12% आता है तो 3 करोड़ के ऊपर। तो ये इम्पैक्ट है जो कि कंपाउंडिंग का आपको दिखता है। 10 साल जहां मैंने इन्वेस्ट किया था वहां पे 18-20 लाख रुपए 10 साल के बाद मिल रहे थे 12 लाख पे, और यहां 30 साल के बाद मुझे 3 करोड़ से ऊपर मिल रहे हैं। ये इम्पैक्ट है कंपाउंडिंग का। जी, और ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट शरद जी क्या इसलिए भी आएगा क्योंकि एसआईपी ऑफर्स डाइवर्सिफिकेशन? क्या उससे भी फर्क पड़ेगा कि किसी एक ही सेक्टर में नहीं लग रहे हैं, डाइवर्सिफाई हो रहे हैं आपका पोर्टफोलियो, या फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स लेके उसमें एसआईपी कर लें? जी हाँ, 2 तरीके का है। एक तो आपने कहा कि सेक्टोरल डिवीजन होती है, मतलब कोई ऑटोमोबाइल में लगा रहा है म्यूचुअल फंड और साथ में आईटी में लगा रहा है,
साथ में FMCG में लगा रहा है, अलग अलग जो शेयर मार्केट में सेक्टर्स होते हैं, कंपनियों की जो कैटेगराइजेशन होती है उसके लिए। दूसरा होता है कि आप एसेट क्लास चेंज करते हैं, कि आप कुछ शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, कुछ डेट मार्केट में लगा रहे हैं। और हाल में मैं बताना चाहूँगा एक नए प्रकार का म्यूचुअल फंड पहली बार लॉन्च, जिसको हम मल्टीलेटरल एसेट म्यूचुअल फंड कहते हैं। वो क्या कर रहे हैं कि कुछ शेयर मार्केट में, कुछ डेट मार्केट में, कुछ गोल्ड में भी लगा रहे हैं। उन्होंने एक नया तरीका इजाद। तो मुझे लगता है कि ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ये आपको सभी में दिखेगा। थोड़ा सा डेट में आपको, क्योंकि डेट में रिटर्न्स थोड़े से कम होते हैं, तो डेट में शायद उतना ना दिखे। पर अगर आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, और अभी अमित ने बड़ी बखूबी से नंबर्स के जरिए आपको समझाया और आपकी उम्र के जरिए समझाया कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। आपका 36 लाख 3 करोड़ से 10 गुना आपने अपना पैसा कर लिया। शायद वैसे आप जोड़ते रहते तो वो लोग कहते हैं भाई हम तो जोड़ते जोड़ते मर गए, ले लो, इतने ही पैसे जोड़ के बने हैं। और ये कंपाउंडिंग आपके लिए ऐसा जादू करता है कि आपको पता भी नहीं लगता, आप आराम से नींद सो रहे होते हैं और ये बैठे बैठे आपके पैसे को बढ़ाता है। तो आपका जो सवाल है सोनिया के क्या ये डाइवर्सिफाइड में आएगा? दोनों में ही आएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी AMC का परफॉर्मेंस कैसा है और जितने लंबे वक्त के लिए आप करेंगे। और मैं अमित को बताना चाहूँगा, मैंने 3-5 साल इसलिए लिया क्योंकि आजकल लोगों में थोड़ा सब्र कम होता है। और होता क्या है कि 10-20-30 साल वाले हमारे जो पिछली जनरेशन थी, वो लोग लंबे वक्त के लिए एक बार कर दिया, उसके बाद बस एक ही बार कर दिया, उसके बाद कौन करेगा। आजकल की जो युवा जनरेशन है, तब मोबाइल नहीं था ना कि हर रोज आप देखो कि आज मेरा कितना बढ़ा। और मैं आपने बिल्कुल दुखती रख पे हाथ रखा। ये जो देखने की बीमारी है ना बार बार कि अब NAV कितना हो गया, ये आपको प्रॉम्प्ट कर देती है अंदर से कि अब इसको बेच दो भाई, इतना कमा लिया, 10 रुपए का लगाया था, अब भाई 17-18 हो गया, अरे ठीक है बहुत हो गया, हमको 70-80% प्रॉफिट हो गया, बेच बाज के अलग हो जाओ। पहले इतना देखने को नहीं मिलता था, तो देखने को नहीं मिलता तो एक साहब तो रख के भूल गए और उनको 25 साल बाद याद आ रहा है, पता लगाया कि उनका 1 लाख रुपए लगाया हुआ आज जो है करीब, ये मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, वो कई हजार करोड़ तक बन गया, ऐसे कई 100 करोड़ बन गया। तो भूल जाना भी ये कई बार अच्छी बीमारी होती है, पर ये बार बार देखना उसको ठीक नहीं है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ये आपने बहुत पते की बात करी कि आप बार बार NAV को मत देखिए, साल में एक बार आप रिव्यू कर लीजिए और रिव्यू करके देखिए। पर कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको दोनों ही सूरतों में दिखाई देगा, डाइवर्सिफाइड में भी दिखाई देगा। और अगर सिंगल सेक्टर फंड है, ये डिपेंड करता है कि वो फंड परफॉर्म कैसा कर रहा है। अगर वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है और पर आप लंबे वक्त के लिए, देखिए बहुत ही खराब फंड है तो फिर तो आपको उसमें से निकल जाना चाहिए। पर अगर वो डिसेंट परफॉर्म कर रहा है, मैं एवरेज बता देता हूं सोनिया, जो रेट आपको लगे और जो अभी अमित ने भी जिसका जिक्र किया था कि अगर आपको 12% के आसपास मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा कंपाउंडिंग रिजल्ट मिल सकता है, जो कि अभी नंबर्स के जरिए अमित ने बताया भी 12%। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पर हम स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स की बात तो नहीं कर रहे, पर 15, 18, 20% भी अब तो आम हो गया है। पिछले अगर हम 4 साल की म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस देखें 2020 के बाद से 2024 की मैं लूँ, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं सोनिया जिन्होंने 20%, 25%, 18% आम हो गया। और अगर हम इसको बैंक के रेट से कंपेयर करें तो मुझे लगता है उसके आसपास भी नहीं आता। जो लोग FD में पैसा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैंकों में पैसा मत रखिए, आप FD में पैसा मत रखिए, पर आप अपनी एसेट एलोकेशन इंटेलिजेंटली करिए, जिससे आपको ग्रोथ भी मिलती रहे और आपको सुरक्षा मिलती रहे। और मुझे लगता है बहुत सारे दर्शक सोनिया ये भी जानना चाहेंगे कि भाई आप इतनी म्यूचुअल फंड्स की और SIP की तारीफ कर रहे हैं, तो फिर तो सारे लोग बैंकों को छोड़ के यहीं क्यों नहीं आ जाते? तो उसमें सुरक्षा का मामला है, और खासकर अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो वहां पर आप देखते होंगे जब भी आप म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं तो उसमें बहुत जल्दी से एक लाइन बोली जाती है, विच सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। ये इसलिए की जाती है कि ये आपको बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड का निवेश शेयर मार्केट में किया जाता है, जो कि संभावनाओं से भरी हुई है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, खड़ी भी रह सकती है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो वो रिस्क फैक्टर, इसीलिए हम जब भी इन्वेस्टमेंट रेकमेंड करते हैं, और पैसा बोलता है में तो हम समय समय पर, मैं ही कितनी दफे मैंने आके अलग अलग एसेट क्लासेस का जिक्र किया है, क्योंकि आज हम बात म्यूचुअल फंड्स और SIP की कर रहे हैं और शायद NPS की भी अभी करेंगे, तो आज हम उसी पे फोकस रहना चाहेंगे। पर वैसे हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि आप अपने पैसे को फैला कर रखें, अलग अलग एसेट्स में आप पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके। पर आज बात सिर्फ SIP म्यूचुअल फंड्स पर भी फोकस रह के करेंगे, तो इसलिए आज हम इसकी तरफ थोड़े बायस रहेंगे आपकी इजाजत से जी। और साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी कितनी मिल जाती है SIP से? अब अमित आप ये बताइए, क्योंकि जब मैं इसको देख रही थी तो था कि रेगुलर SIPs होती हैं, फ्लेक्सिबल SIPs होती हैं, अगर आप स्किप कर गए, याद नहीं रहा, तो कोई पेनल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी, वो भी आप बताइए। परपेचुअल है या फिर ट्रिगर है कि इतना पर्टिकुलर NAV आ जाए या फिर इतने लेवल पर इंडेक्स आ जाए तो ट्रिगर हो जाए मेरी SIP, या फिर मल्टी है, जो एक SIP है जो आप मल्टीपल
म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या स्टेप अप एसआईपी है, इनके बारे में अगर आप बताना चाहें तो। सुनिए, ये जो सारी चीज़ें आपने डिस्कशन करी, ये एक तरीका है। ये सारे तरीके के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एसआईपी जैसा कि नाम से ही है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और शरद जी ने बहुत बढ़िया बताया कि आप अपने हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 7 दिन में करना है, 15 दिन में करना है, 1 महीने में करना है, और ये लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है। तो आप अपने हिसाब से जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आप देंगे कंपनी को या अपने बैंक को, उसके हिसाब से वो एक फिक्स अमाउंट हर पर्टिकुलर उस तारीख को इन्वेस्ट कर देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी एनएवी उस दिन कितनी है। अगर इसमें आप किसी भी समय आपको लगता है कि मुझे चेंज करना है, आप अपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन चेंज कर दें, वो चेंज हो जाएगा। या किसी महीने ऐसा है कि आपके पास पैसे नहीं है बैंक में उतने, तो वो उस महीने नहीं हिट होगा। तो ये, और ऐसा नहीं है कि उसके कारण आपको कोई पेनल्टी लगेगी, कोई पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो केवल स्किप हो जाएगा, तो उस दिन एनएवी जो भी होगा वो परचेज, वो यूनिट्स नहीं कर पाएंगे और उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। केवल ये है। बाकी आप स्किप करें तो कोई पेनल्टी नहीं है, आपका कंटिन्यू अगले महीने से एज इट इज़ चलता रहेगा। और फ्लेक्सिबल ये बहुत ज़्यादा है कि आपको किसी समय पैसे की ज़रूरत पड़े, आप उस समय अपने यूनिट्स बेच के आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, पैसे आप वापस ले सकते हैं। और जो दूसरा सवाल सोनिया ने कहा था कि एक ही एसआईपी के थ्रू आप डिफरेंट एसेट क्लास में आप जा सकते हैं कि नहीं, तो वो डिफरेंट म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के स्कीम्स के लिए ये एसआईपी लगाया है, तो वो उस पर्टिकुलर स्कीम्स में ही इन्वेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि खुद से वो चेंज होता रहेगा कि एक महीने तो वो डेट में लग गया, डेट एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, दूसरे मंथ किसी दूसरे स्कीम में लगा, वैसा नहीं होगा। उसके लिए आपको फिर हर के लिए उसके हिसाब से आपको डेट फिक्स करनी पड़ेगी कि ये, जैसे सपोज आपने 7-7 दिन का इंटरवल लिया, तो एक पहले 7 तारीख को आपने एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लगाया, स्कीम में लगाया, तो हर महीने 7 तारीख को उसमें इन्वेस्ट होगा। 15 तारीख को एक दूसरे स्कीम में आपने लगा दिया, तो हर 15 तारीख को उस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट होता रहेगा। 21 तारीख को किसी तीसरे फंड में लगा दिया, तो 21 तारीख को उसमें इन्वेस्ट होता रहेगा। इस तरह से आप उसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, और ये चलता रहेगा। जी शरद जी, और एक चीज, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगाते हैं, तो ये एक तरह से आप इसके थ्रू उस पर्टिकुलर जो कंपनी की मलकियत आपको मिल जाती है, और उसमें जब भी अगर बढ़ावा होता है, उसकी वैल्यू में इजाफा होता है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है जब आप बेचते हैं। तो कोई इसमें इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट फिक्स कोई आ रहा हो, या उस तरह का सिस्टम इसमें नहीं होता है। ये बेसिकली मलकियत आपको मिल जाती है, और वो आप जो मुनाफा होता है उसका एडवांटेज आप ले सकते हैं। अगर मिल्कियत मिल जाती है तो क्या डिविडेंड भी मिलता है? म्यूचुअल फंड में डिविडेंड नहीं मिलता है नॉर्मल स्कीम्स में, लेकिन वो जो डिविडेंड आते हैं तो उसके कारण वैल्यू बढ़ती है, तो एनएवी इंक्रीज कर सकती है, वो आपके रिटर्न में काउंट होता है। जी शरद जी, हाल ही में कुछ जो चेंजेस हुए हैं म्यूचुअल फंड्स को लेकर, और साथ ही कितनी प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं, हम एसआईपी शुरू कर रहे हैं, हमारा पैसा सही मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम कैसे तय करें? एसआईपी शुरू करनी है, हम किस में शुरू करें, कैसे चुने सही प्रोडक्ट कि भाई इसमें हम अपना एसआईपी लगाएं, हार्ड एंड मनी है, कहीं पर लूज ना हो जाए, जो जिसको हम दे रहे हैं पैसा वो सही से मैनेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सब चीज़ें कैसे हम पता करें? जी हाँ, देखिए पहले तो जो अभी बात हो रही थी उसमें मैं आपकी इजाज़त से जोड़ना चाहूँगा। 2 तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक इनकम वाले होते हैं, ग्रोथ वाले होते हैं। आपने डिविडेंड का पूछा था, तो जो इनकम फंड होता है वहाँ पर जो इजाफा होता है म्यूचुअल फंड में, वो साथ के साथ डिविडेंड के तौर तरीके से इन्वेस्टर के हाथ में दिया जाता है। पर ज़्यादा पॉपुलर, जैसा कि अमित ने कहा, वो ग्रोथ वाला है। ग्रोथ वाले में जो डिविडेंड आता है और जो कंपनी में एडिशन हो रहा है, उसकी प्राइस बढ़ रही है, वो म्यूचुअल फंड में रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो एनएवी की तरीके से आपको दिखती रहती है। ये तो रही
दोनों तरीके के म्यूचुअल फंड्स की बात। अब आती है कि आप कैसे चूज करें, ये तो अंग्रेजी में बोलते हैं बिलियन डॉलर क्वेश्चन, सबसे कठिन। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज ने, एएमसीज ने डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट किए हुए हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स नॉर्मली क्वालिफाइड होते हैं और इनको इम्तिहान भी देना पड़ता है। अगर आप ऑथराइज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहते हैं, आपको एक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो भी किसी के खून पसीने की कमाई को निवेश करने की सलाह दे रहा है, वो खुद पहले पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको उस चीज़ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप पहले ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा सकते हैं, वैसे तो ऑनलाइन सभी जगह अवेलेबल है, पर ऐसे मेरी सलाह ये रहेगी जो लोग पहली दफ़े आ रहे हैं उनको किसी डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और देखना क्या चाहिए आपको देखना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड चल रहा है उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, यानी कि पीछे जाके देखें कि पिछले 4-5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने, जब ये लॉन्च हुआ था, आप वहां तक चले जाएं तब भी एतराज़ मुझे कोई नहीं है, जिसको हम NFO कहते हैं, न्यू फंड ऑफर जब इसने निकाली थी, मान लीजिए वो 10 साल पहले निकाली थी, 8 साल पहले निकाली थी, 5 साल पहले निकाली थी, वो अगर 10 रुपए पे थी तो आज ये इतने सालों बाद 10 रुपए पे कहां पहुंचा है। तो उससे आपको सीधा सीधा एक चीज पता लग जाएगी कि इसने साल में कितना इजाफा किया है। बड़ा ही आसान है निकाला, 10 रुपए की मान लीजिए 10 साल पहले निकाली थी, आज वो अगर 20 रुपए का है तो आप समझ जाएंगे इसने ऑन एन एवरेज 10% पर एनम के हिसाब से, हालांकि मैं इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट अभी नहीं ले रहा हूं, आप मोटा मोटा मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए इसने इतना इजाफा किया है। तो पहले तो आप इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें। दूसरा, जो AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसको चला रही है, जो कंपनी म्यूचुअल फंड चलाती हैं उनको हम AMC कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो AMC चला रही है उसके बारे में इंटरनेट पे या जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो क्या कहती है, क्या ये कभी किसी कोर्ट के झमेले में तो नहीं फंसी हुई है, क्या इस पर कभी कोई रेगुलेटरी नोटिस तो नहीं आया है, क्या इसको कभी सेबी ने पूछताछ तो नहीं करी है, क्या ऐसा तो नहीं हुआ है कि इसके जो कर्ता धर्ता हैं उनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा हो, उनकी परफॉर्मेंस पे सवाल उठ गया हो। तो ये सब बातें आप वेरीफाई करें, पूछताछ करके करें। और सोनिया, मैं तो ये कहना चाहूँगा, आप रिश्ता करते हैं ना कहीं, तो सब पूछताछ करते हैं कि नहीं करते? आप इधर उधर पड़ोसियों से पूछेंगे, रिश्तेदारों से पूछेंगे, कुछ लोग तो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर्स अपॉइंट करते हैं, जरा पता करिए CID की तरह से कि भाई क्या हो रहा है। ठीक इसी तरह समझ लीजिए कि आपका रिश्ता होने जा रहा है, आपके पैसे का रिश्ता होने जा रहा है उस AMC से, तो उसी तरह आपको पूरी पूछताछ करनी चाहिए आंख बंद करके। ज्यादातर लोग, सोनिया, मैंने देखा है कि कहा सुनी से कर देते हैं, अरे भाई तुमने किया, हमारा भी। अब हो सकता है उन्होंने जब किया हो उस टाइम उसकी NAV बहुत कम होगी, तो वो तो कमा गए, पर आप जब उसमें घुसे हैं तब उस टाइम उसकी NAV बिल्कुल टॉप पर थी, तो क्या हुआ कि वो तो कमा गए पर आपका नुकसान हो गया। तो इसलिए आपको ये देखना है। और कई दफे ये जो न्यू फंड ऑफर्स होते हैं ना, NFO, जिसको मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, ये बड़े लुभावने होते हैं। और जिस टाइम ये NFO आ रहा है उस टाइम मार्केट कहां खड़ी है, अगर वो खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए मार्केट बिल्कुल अपने पीक पर है और उस टाइम NFO निकाला है, तो लाजमी बात है, अब रूल तो ये होता है कि 30 दिन के अंदर म्यूचुअल फंड को कलेक्ट किया हुआ पैसा लगाना ही लगाना है। अब उन्होंने उस टाइम लगाया जब मार्केट तो छत को छू रही थी, अब छत से तो साहब नीचे ही आ जाता है, छत से ऊपर तो कुछ है नहीं, तो वहां नीचे आ गई तो पता लगा उन्होंने 1 लाख रुपए लगाया और 2 महीने बाद वो 70,000 रुपए दिखने लग गया। ये क्या हुआ? उन्होंने कहा हमारी तो NAV नीचे आ गई। तो इसमें आपको पूरी रिसर्च करनी है कब NFO आया। और आजकल इंटरनेट पे डिजिटल दुनिया है, सब कुछ अवेलेबल है, आपको किसी से पूछने पाछने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो जो एडवाइजर आप कर रहे हैं वो आपको बताएगा, पर कई दफे मैं ये माफी मांगते हुए कहूंगा, एडवाइजर भी कई दफे बायस्ड हो जाते हैं, उनको जहां पर थोड़ी सी कमीशन फालतू मिल गई उसको रिकमेंड कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि आप एडवाइजर की बात बाकायदा सुने और उस पर ध्यान दें, पर आप खुद भी इसमें पूरी रिसर्च करें। मेरी वो जो रिश्ते वाली बात थी ना, जो रिश्ता जोड़ते टाइम पूछताछ होती है, सोनिया, मैं उस पर बना रहना चाहूंगा, क्योंकि वाकई में जिस प्रकार रिश्ता करते टाइम आप पूछताछ करते हैं, इसी तरह से करना चाहिए। और ऐसे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पैसा फंसेगा नहीं। आखिर आपने जैसे कहा खून पसीने की कमाई है, अगर जाया हो गई, और अगर पैसा बोलता है देखने के बाद भी जाया हो गई, तो इससे बढ़ के तो अफसोस की बात हो ही नहीं सकती। मैं मानता हूं बिल्कुल ठोक बजाकर, सोचकर, समझकर इन्वेस्ट कर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, उसकी ये टैग लाइन है, तो ये सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, ये टैग लाइन ऐसी है कि वाकई ये प्रैक्टिकल में अप्लाई होती है। तो पूरी पूछताछ करिए और इन्वेस्ट करिए, और लंबे वक्त के लिए करिए, बार बार देखिए मत। अच्छी जगह किया है तो बार बार देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, साल में एक आध बार रिव्यू कर लीजिए और देखिए फिर जादू क्या होता है कंपाउंडिंग का, देखिए जादू क्या होता है अमीर बनने का। आपका वो सपना बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। और रिश्ता जब हो रहा है तो फिर पूरी पूछताछ कर ली है, बहुत बढ़िया है, रिश्ता कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन खर्चा भी तो होता है उसमें। लेकिन इसमें कहा जाता है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपकी हेल्प कर रहा है या जो एजेंट है
वो कुछ पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसा माना नहीं जा सकता क्योंकि देयर आर नो फ्री लंचेस। तो पैसा कौन लेता है, पैसा कहाँ, हमारा पैसा क्या हमें कोई फीस देनी पड़ेगी, वो भी बताएं हमको। सोनिया, अब इसमें फीस की जो आपने बात करी, तो दो तरह के इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं वो एक फ़ीस भी चार्ज करते हैं, बट कुछ होते हैं जो कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते हैं। अब ये सवाल उठता है कि अगर वो फ़ीस आपसे चार्ज नहीं करते हैं तो वो कोई जनता की सेवा कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। तो उनको कमीशन मिलती है। ओके। लेकिन आज के डेट में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं उन्होंने ये क्लियर किया हुआ है कि उनको अपनी जो इनकम आ रही है या कमीशन आ रही है वो डिस्क्लोज करना जरूरी है कस्टमर के पास। और ये सारी चीज़ें जो हैं, अब फंड मैनेजर की बात हमने करी कि कोई फंड मैनेजर्स होते हैं जो वो मैनेज करते हैं आपका सारा फंड, तो वो फ्री में तो आता नहीं है, उनकी सैलरी होगी, उनके खर्चे होंगे, प्लस अगर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहे हैं पैसे तो वहाँ पे शेयर खरीद परचेज उसके भी एक कॉस्ट होते हैं, वो कॉस्ट भी एक कॉस्ट होती है जो कि आपके टोटल जो इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है या पूरे पूल ने जो एक AUM कहते हैं उसे, वो है वहाँ से ही निकलता है। और इन खर्चों, एक रिटर्न आ गया, ये हमारे खर्चे हो गए टोटल। अब इन रिटर्न पर ये खर्चे हटाने के बाद जो बचता है उसके हिसाब से वो NAV डिसाइड होता है। वो सारा कुछ, अगर 10 रुपये NAV शुरू में था और उसमें अगर 2 रुपये रिटर्न आ गए और उन 2 रुपये में से 50 पैसे खर्चे के निकल गए तो 1.5 रुपये का रिटर्न आ गया, तो वो NAV अब 10 रुपये की बजाय 11 रुपये 50 पैसे हो जाता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अलावा कुछ जो इंटरमीडिएट होते हैं वो अपना चार्ज करते हैं डिपेंडिंग ऑन अपने कस्टमर से डिस्कशन करने के बाद कि ये पोर्टफोलियो में मैनेज कर रहा हूँ और इस तरह से हम करेंगे, तो वो एक म्यूचुअल कंसेंट होता है कस्टमर के साथ, इंडिविजुअल के साथ। लेकिन शुरुआती दौर में मैं तो कहूँगा कि इस तरह में आप ना जाएं, आप एक अच्छे देख समझ के कोई इन्वेस्टर के सलाह पे जाएं, बट एट द सेम टाइम जैसा कि शरद जी ने कहा कि इंटरनेट के जरिए आप वो सारी चीज़ें, जानकारी जरूर प्राप्त करें और फिर लगाएं पैसे। और मैं आपकी इजाज़त हो सोनिया, तो इसमें कुछ और जो अमित ने बताया इसको, इस बात को और आगे ले जाता हूँ। वो ये है कि अब सेबी के जो नए गाइडलाइंस है, आपने पूछा था म्यूचुअल फंड के लिए नए नियम क्या हैं, अब उसमें ट्रांसपेरेंसी रखना इन फंड मैनेजर्स को बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये कितना मुनाफा कमा रहे हैं और कितने खर्चे ये निवेशकों के रिटर्न में डेबिट कर रहे हैं, मतलब उसमें से निकाल रहे हैं, वो अब ट्रांसपेरेंसी इनको बताना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि अंधेर नगरी है कि भाई मेरा NAV 15 है तो इन्होंने उसमें से 4 रुपए निकाल लिए, ऐसा नहीं है। इनको अपने बाकायदा, ये बात सच है कि अब कोई फंड मैनेजर इतना बड़ा ऑफिस चला रहा है, उसके यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इक्विटी एनालिस्ट बैठे हैं, डेट एनालिस्ट बैठे हैं, फाइनेंशियल विजर्ड्स बैठे हैं, जो कि सारा कहाँ पैसा लगाना है, कब निकालना है, कब लगाना है, ये सब डिसाइड करते हैं। खर्च तो होगा ही होगा, तो खर्चा वो बाकायदा लें। और एक और कॉस्ट, क्योंकि आपने रिश्ते में खर्चे की बात की थी, तो एंट्री और एग्जिट लोड की हम बात करते हैं कि कई दफ़े ये आप जब किसी फंड में एंटर करते हैं तो उसमें एक एंट्री लोड होता है, एग्जिट लोड होता है। आप मान लीजिए जल्दी पैसा निकालना चाहते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत वहाँ से भी खर्च होता है, क्योंकि उसकी वजह मैं बताऊँ क्या है कि जब आप खासकर एग्जिट लोड की, कि आप अपना पैसा जल्दी निकाल रहे हैं, अब उस फंड ने मान लीजिए 2000 लोगों का पैसा एक साथ लगा रखा है, तो आपका पैसा जब वो निकाल के देगा तो नेचुरल बात है उसको अपना ओवरऑल AUM, जिसको एसेट अंडर मैनेजमेंट, कम करना पड़ेगा, ब्रोकरेज कमीशन भी लगेगी, कुछ बेच के आपका हो सकता है वो देगा, तो उसको वो सारे खर्चे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी आती है, उसको अब एंट्री और एग्जिट लोड कहते हैं। पर मैं समझता हूं कि जहां पर NAV में इजाफा अच्छा हो रहा है वहां पर आपको मालूम भी नहीं पड़ता कि मैंने इसके लिए शायद कुछ खर्च भी किया होगा। वो ज्यादातर निवेशक, तो मुझे नहीं लगता कि उनको पता भी कभी लगता है कि मेरे अगर NAV 10 रुपए की आज 22 रुपए हो गई, मान लीजिए मैंने 12 रुपए कमाए, तो कितना उस AMC ने इसमें से मेरे से खर्च लिया। मुझे लगता है 90% निवेशक तो इस बात को कभी पता नहीं लगा पाते, ना कभी पता लगाने की कोशिश भी करते हैं। तो आप अगर अच्छा म्यूचुअल, मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर आप अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें अगर थोड़ा बहुत खर्च होगा भी तो आपका इजाफा उसको छुपा देगा, उसको ओवर शैडो कर देगा, वो कहीं दिखाई भी नहीं देगा। इस बात का ध्यान रखिए। पर इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी अब सेबी ने नए नियमों के अंतर्गत इन फंड मैनेजर्स के लिए, AMCs के लिए करके ला दी है, तो कहीं भी धांधली अब इसमें की गुंजाइश ना के बराबर है। जी,
और एक और ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे, और लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट, क्योंकि एसआईपी आपने कहा कम से कम 3, 5, 7, या फिर अमित जी कह रहे हैं कि और लंबा भी अगर इन्वेस्टमेंट करें तभी फ़ायदा है, अच्छे रिटर्न्स आएंगे। एनपीएस, तो एनपीएस लॉन्ग टर्म सेविंग ऑप्शन है। इसको और एसआईपी को अगर हम साथ साथ देखें तो क्या दोनों नेचुरल है कि इन्वेस्टिंग इन अ सेफ मार्केट बेस्ड प्लान है? देखिए, एनपीएस नेशनल पेंशन है। पहली बात तो ये समझना है, दोनों का नज़रिया अलग अलग है। म्यूचुअल फंड तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और एनपीएस करा जाता है रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको रिटायरमेंट, एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम सरकार ने खड़ा किया जिसको पीएफआरडीए मैनेज करता है, और म्यूचुअल फंड्स को तो मैनेज किया जाता है सेबी द्वारा और फंड मैनेजर्स द्वारा, जबकि इसको पीएफआरडीए मैनेज करता है। तो एनपीएस होता है आपके रिटायरमेंट पे। आप जब 60 साल के हो जाते हैं उसके बाद आपको एक फिक्स पेंशन आनी शुरू हो जाती है, और पैसा आपका तब भी लगाया जाता है, बहुत सारे मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाया जाता है, पर इसका ऑब्जेक्टिव अलग है, इसमें भी कंट्रीब्यूशन आपका होता है। और सोनिया, अगर इनके दोनों के फर्क की बात करें तो मुझे लगता है लगाने की उम्र भी अलग अलग है। म्यूचुअल फंड तो मैं देखता हूं कॉलेज के कुछ लोग बिल्कुल पढ़ के निकलते हैं, वो भी लगा देते हैं, पर एनपीएस आप लंबी टाइम के लिए लगाते हैं, वो भी यंग लोग लगा सकते हैं, हालांकि कम लगाते हैं। हम आज शो के जरिए करना चाहेंगे कि एनपीएस का बुढ़ापे से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जितनी जवानी में लगाएंगे आपको उतना ज्यादा बुढ़ापे पे पेंशन आएगी, पर नॉर्मली इसको बहुत ही लॉन्ग टर्म देखा जाता है। और ये ध्यान रखिए कि म्यूचुअल फंड तो लिक्विड भी होते हैं कि आपने लिया और निकाल दिया साल 2 साल बाद, पर एनपीएस में आपको ऐसे निकालने की इजाजत नहीं होती है। नेशनल पेंशन सिस्टम पूरा जो काम करता है वो एक रेगुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत काम करता है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ जो जोड़ना चाहूँगा सोनिया, जिसका जिक्र नहीं आएगा तो हमें लगता है कि ये पूरा कार्यक्रम अधूरा रहेगा, कि दोनों के टैक्स के प्रोविजंस भी अलग अलग मैं पूछने वाली थी। जी, हाँ। मुझे लग रहा था आप कुछ ऐसा पूछने वाली है जो अभी तक जिक्र नहीं हुआ है, तो मैं उसका हल्का सा बता देता हूं कि आपका म्यूचुअल फंड जो है वो, अब अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो आप वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंतर्गत वो टैक्स होता है। 1 साल से ऊपर का है तो अब नए नियमों के हिसाब से 12.5% उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। और अगर आपका शॉर्ट टर्म है, मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड है और शॉर्ट टर्म है, तो उस पर 20% टैक्स लगता है। और यही अगर हम डेट फंड्स में जाएं तो डेट फंड्स में अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन को हटा दिया गया है। अब वो जिस इनकम स्लैब में आप है उस हिसाब से लगता है। यही अगर एनपीएस की बात करा जाए तो एनपीएस में जो लोग टैक्स की ओल्ड रेजीम में हैं, ओल्ड रेजीम मतलब जहां पर सेक्शन 80 की सारी डिडक्शन मिलती है, जिनको हम चैप्टर 6A की डिडक्शंस कहते हैं, उसमें 80CCD प्रोविजन बनाए गए हैं। इसमें 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक पहले जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनपीएस में वो मिलेगा। उसके बाद 80CCD1, 80CCD2 और 80CCD1B, ये 3 सेक्शंस आप याद रखें अगर आप ओल्ड रेजीम में हैं। इसके अंदर 80CCD1 में आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं वो आपको सारा, आपका एम्प्लॉयर आप कहीं नौकरी करते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सारा मिल जाएगा। 80CCD1B में आप 50,000 रुपए तक, 80C की 1.5 लाख की लिमिट के बाहर 50,000 रुपए तक आपको 80CCD1B में और मिल जाता है। तो ये आप दोनों की टैक्सेबिलिटी भी फर्क है और दोनों का नजरिया भी बहुत फर्क है। एनपीएस और म्यूचुअल फंड को अगर साथ साथ रख के देखें, कुछ कुछ मिलते जुलते भी हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आप इसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे आप एसआईपी में भी कर रहे हैं, पर दोनों का इन्वेस्टमेंट का टर्म और दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग अलग दिखाई देता है। जी, तो अमित 18 to 70 ईयर्स तो बता दिया। अब एक नया कुछ भी आया है जिसमें आप एनपीएस वात्सल्य यानी कि माइनर्स जो हैं बिलो 18 ईयर्स वो भी कर सकते हैं। तो मे भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो घर में बच्चियां हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, उनका भी आप अभी एनपीएस शुरू कर सकते हैं। एक तरह से जिनको म्यूचुअल फंड्स में नहीं डालना है पैसा, वो कम से कम एक सरकारी योजना के तहत ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा भरोसा रहता है। सुनिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि एक तो जो म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी होने का फ़ायदा है, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है कि जैसे ज़रूरत पड़ी मैंने निकाल लिया। लेकिन एनपीएस में वो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर मैंने पैसा जमा किया है तो जैसा शरद जी ने बताया कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है एनपीएस का वो है पेंशन। सो रिटायरमेंट के बाद मेरी इनकम जनरेट कहाँ से हो रही है उसके लिए है। सो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डिफाइंड है, उस ऑब्जेक्टिव के लिए पैसे जमा हो रहे हैं। तो एक लिमिटेशंस हैं कि मैं उसमें से विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, या कर सकता हूँ तो एक सर्टेन परसेंटेज ही कर सकता हूँ, क्योंकि एनपीएस में भी टीयर 1 टीयर 2 है जहाँ पे कि मैं कंट्रीब्यूटरी अपने हिसाब से बढ़ा सकता हूँ इन्वेस्टमेंट, और वो मैं विड्रॉ भी कर सकता हूँ। लेकिन टीयर 1 में वो फैसिलिटी नहीं होती है। तो अगर चाहे वो कम एज पे शुरू हो, जैसा कि आपने कहा माइनर के लिए भी है, तो एक फ्लेक्सिबल नहीं होने के कारण
वो एक फोर्स्ड सेविंग की तरह काम करता है और वो बुढ़ापे में एक सहारा बनता है, जो कि आज के डेट में सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि आज हम देखते हैं कि खर्चे एज जैसे ज़्यादा होती है तो खर्चे ऐसा नहीं कि कम हो जाते हैं, कि वो बढ़ते ही जाते हैं। लाइफ स्टाइल हमारी ऐसी होती है कि मेडिसिन के खर्चे काफ़ी बढ़ जाते हैं, प्लस रिटायरमेंट के बाद आदमी थोड़ा एंजॉय करना चाहता है, घूमना चाहता है, तो उसके लिए पैसे अब कहाँ से आएंगे, इनकम तो ख़त्म हो गई। तो ये जो है फंड हमने जमा किया हुआ है, यहाँ से वो फंड आएंगे, मुझे एक रेगुलर इनकम देगा, और उसके लिए ज़रूरी भी है कि वो फ्लेक्सिबल ना हो, सो दैट मैं किसी भी तरह उसमें से निकाल ना पाऊँ, और वो जिस पर्पस के लिए था उस पर्पस को फुलफिल करता है। तो शरद जी, ये थोड़ा सा समझाइए कि एनपीएस में फिर क्यों लगाएं पैसा? क्या वहाँ पर कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा पैसा, कोई हमें कुछ उसके रिटर्न्स मिलेंगे? क्योंकि अगर रिटायरमेंट के बाद हमें एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, वो तो हम बैंक में भी रख सकते हैं, वहाँ से पैसा निकाल लेंगे, हो सकता है कि कम ही निकालें। जी हाँ, आपने एनपीएस के लिए 100 बात की एक बात कर दी कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, आखिर वो कौन कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। और मैं आपको पहले तो सीधा जवाब देता हूँ, 9 से 12% का रिटर्न एनपीएस के फंड्स पे पिछले कुछ सालों में आया है। तो ये एक जवाब ऐसा है जो आपने बैंक की बात करी, सीधा से हम सब जानते हैं बैंक में क्या रिटर्न आता है एफडी पर या सेविंग्स अकाउंट पर। तो हम यहाँ 9 से 12% की बात करें, इसका मतलब एनपीएस की भी जो पूरी का पूरा सिस्टम है वो बहुत ही सुदृढ़ तरीके से, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से फंड्स को लगाया जाता है। और ये भी ध्यान रखा जाता है कि आपका पैसा डूबे नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए ये पेंशन का फायदा है, ये बुढ़ापे की लाठी है, और वो लाठी अगर शुरू में ही टूट गई तो जब बुढ़ापे में तो आपको कुछ हाथ में मिलेगा नहीं। तो इसलिए इस पैसे को बहुत सोच समझ के पीएफआरडीए लगाता है, और अब तो इक्विटी में भी लगा रहा है। और मैं जहाँ तक निकालने की बात है, आप 10 साल से पहले नहीं निकाल सकते, 60 साल के बाद इसको निकालना है, कोई इमरजेंसी होती है तो 25% विड्रॉल इसमें अलाउड होता है। और ये तो एनपीएस तो अब इतना पॉपुलर हो गया है कि इसको अब राज्य सरकारें अपने लोगों को पेंशन देने में, सरकारी एम्प्लॉयज को पेंशन देने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ओपीएस और एनपीएस पे बड़ी डिबेट होती है कि एनपीएस अब लगाया जा रहा है, तो अपनी सरकार अपनी फिस्कल लोड कम करने के लिए ये इतना बढ़िया तरीके से निकल के आ रहा है। और साथ कर इसके जो टैक्स एडवांटेजेस हैं, अगर हम उसको जोड़कर देखें सोनिया, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। सिर्फ फर्क यह है क्योंकि आज का युवा और वात्सल्य के लिए इसीलिए निकाला गया कि जब अभी 18 के नहीं हुए तो आप पहले ही बच्चे के लिए लगा दीजिए, क्योंकि युवा जो होते हैं ना उनमें थोड़ा सा सब्र कभी कभी कम देखा जाता है। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अरे कौन बुढ़ापे की किसने देखी, आज खाओ, आज खा तो कल खुदा, फिर देखेंगे फिर क्या होता है। वो ज़्यादा आगे की नहीं सोचते हैं। और बचपन में अगर आपके माता पिता ने, गार्डियन ने लगा दिया, आपके वालिद साहब ने लगा दिया, तो वो आपको फिर जाके बुढ़ापे में आपके काम आ जाता है। तो आई थिंक वो बेस्ट गिफ्ट होगा। बिल्कुल, मैं समझता हूँ। और इस गिफ्ट की दुआ आप कब देंगे? जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तब आप याद करेंगे हमारे वालिद साहब ने मेरे लिए अगर आज ये नहीं किया होता तो आज मेरे हाथ में ये पैसा नहीं होता और मैं शायद सड़क पे आ गया होता या आ गया होती। तो मुझे लगता है कि ये वात्सल्य बहुत ही ब्रिल, क्योंकि जब एनपीएस आया था तो ये बार बार जिक्र आ रहा था कि 18 से 70 क्यों, 18 से 70 क्यों, बच्चों के लिए भी होना चाहिए, बचपन में ही ये आदत पड़ जानी चाहिए, और इसीलिए सरकार ने इसको लाया। और वात्सल्य में अब तो मैं देखता हूँ, अभी मेरे पास कल कोई साहब आए, उन्होंने अपने लिए किया, साथ ही अपने 9 साल के बेटे के लिए भी किया, 8 साल की बेटी के लिए भी कर दिया। 50-50 हज़ार रुपए। उन्होंने मेरे से ये पूछा कि भाई अब हमने 1.5 लाख किया है तो क्या हमें 1.5 लाख 80 CCD 1B में टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा? मैंने कहा बेनिफिट भले ही 50,000 मिलेगा, पर आपने काम बहुत अच्छा किया है। हर चीज़ को टैक्स के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आप ये देखिए कि आपने बच्चों को इतना अच्छा गिफ्ट दे दिया है कि आपको वो, जब आप शायद दुनिया में, खुदा आपको लंबी उम्र दे, पर शायद आप अगर उस समय नहीं होंगे तो ये बच्चे आपको याद करेंगे कि आपने कितना बढ़िया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत बढ़िया गिफ्ट है। तो एनपीएस एक बहुत अच्छी चीज़ है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसको ना सोनिया एक दूसरे का ऑल्टरनेट नहीं देखना चाहिए। बस मैं कंक्लूडिंग तरीके से ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये एनपीएस कर लें या म्यूचुअल फंड कर लें, ये या बीच में से हटा दीजिए। एनपीएस करें, म्यूचुअल फंड करें, एनपीएस भी करें, म्यूचुअल फंड भी करें, ये मैं कहना चाहूँगा। एब्सोल्युटली। तो क्या इन्वेस्टमेंट गोल देखें, कोई होराइजन्स देखें, कोई रिस्क टॉलरेंस अपनी सोचें, तब डिसाइड करें? अमित, देखिए, अगर एनपीएस की हम बात कर रहे हैं तो एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मुझे बुढ़ापे में सहारा देगा, बुढ़ापे में एक वो इनकम देगा, तो केवल गोल वही है। और जैसा शरद जी ने बताया कि इसके अलावा और कोई गोल हो ही नहीं सकता एनपीएस जब हम ले रहे हैं। और जितनी जल्दी शुरू करेंगे, जैसे वात्सल्य की बात हमने करी, तो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट यहाँ हमें बहुत ज़्यादा दिखेगा कि अगर शुरू से थोड़े थोड़े पैसे भी जमा हो रहे हैं तो उसका
अगर 10 साल के एज पे स्टार्ट हो रहा है और 60 के एज पे अगर पेंशन शुरू हो रहा है तो 50 साल का समय है। तो 50 साल में आप समझ लें कंपाउंडिंग का क्या इम्पैक्ट आएगा, वो हम सोच नहीं सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते हैं इतना बढ़िया। अगर वो रेगुलर है उसमें 10,000 हर महीने इन्वेस्ट करते रहें तो ये है। और ऑब्जेक्टिव तो यही है कि पेंशन है जो एक रेगुलर इनकम जनरेट करने का तरीका है, तो इसके अलावा दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता बढ़िया। यही मेन ऑब्जेक्टिव है जो कि एनपीएस में लगाने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और जैसे कि हमारे दोनों मेहमानों ने बोला है, आज ही अपना इंटरनेट खोलिए, जाइए एनएसए की वेबसाइट पर, देखिए वहाँ पर कि क्या क्या किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी तुरंत शुरू कीजिए, एनपीएस अगर अभी तक नहीं शुरू किया है उसको शुरू कीजिए, और फिर हमारा अगला एपिसोड देखिए पैसा बोलता है का। पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। Happy birthday, my dear. दादू